पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों ने इन यूनिफॉर्म लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की। उसके नतीजे में 7 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं बच्ची के अलावा। पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है मौजूदा, वो इतना गैर ज़िम्मेदार है, इतना इर्रेस्पॉन्सिबल है, इतना बेहिस है कि उसने इस वाक़े के हक़ाइक़ को मानने से सिरे से इनकार कर दिया। मसलसल एक जुल्म की दास्तान, एक ज़्यादती, एक नाइंसाफ़ी का एक कलेक्टिव ऐसा नैरेटिव बनता चला जा रहा है जो पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सक्खर के करीब जाफ़र एक्सप्रेस की जो ट्रेन की पटड़ी है उस पर एक बम का धमाका हुआ। पूरी रियासत का जो मुस्तक़बिल है वो जंग के ऊपर रखा गया है। मुनहसर ये है कि जंग जारी रहेगी और हमारा जो सब कुछ प्रिविलेज है और हमारी अय्याशी भी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची में जारी रहेगी और हम जंग भी करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहीत पीरज़ादा इन द अमेरिकन स्टेट ऑफ न्यू मैक्सिको। आज 28 जुलाई, यहाँ भी 28 जुलाई 2025 और सोमवार के दिन की दोपहर है। लेकिन जहाँ मैं हूँ न्यू मैक्सिको में, और जिस शहर में हूँ इसका नाम बड़ा टंग ट्विस्टर किस्म का है, बहुत मुश्किल से मेरी ज़ुबान पे चढ़ता है। एल्बुकुर्की का ये जो शहर है ये पाकिस्तान से 11 घंटे इसका वक्त जो है वो पीछे। इसका मतलब है कि जब आप ये वीडियो देखेंगे उस वक़्त पाकिस्तान में, हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में, मशरक़ वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में आधी रात से आगे का वक्त होगा। मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ इस होटल की लॉबी के अंदर, इसके पीछे आप एक दीवार देख सकते हैं, एक इमेजेस की एक वॉल है। ये न्यू मैक्सिको की तारीख़ के इमेजेस हैं, बहुत खूबसूरत है। मैं कई बड़ी देर खड़ा होकर इसको मैं देखता रहा और इसीलिए मैं इसके सामने रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ कि आप इसको एनलार्ज करके इनको इमेजेस को देख सकते हैं। अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। वैसे तो दुनिया भर की बहुत सी डेवलपमेंट्स मैं देख रहा हूँ, जिसमें यूरोपियन यूनियन के साथ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 15% टैरिफ की जो डील की है, उसे जर्मनी ने, बरतानिया तो अब यूरोप का हिस्सा नहीं है, उसको जर्मनी ने, आयरलैंड ने, इटली ने तो उसको वेलकम किया है क्योंकि वो बहुत होश उड़े हुए थे। लेकिन उसको फ्रांस ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और चूँकि 27 के 27 यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उन सब ने इनफरादी तौर पर इस डील के ऊपर दस्तखत करने हैं। ये देखना होगा कि फ्रेंच, जिनकी एक्सपोर्ट्स अमेरिका की तकरीबन 6-7% से ज़्यादा उनकी इकॉनमी का हिस्सा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, इटली एंड आयरलैंड, जिनकी बहुत ज़्यादा होती हैं एक्सपोर्ट्स, क्या वो इस नई यूरोपियन यूनियन और अमेरिका की जो ट्रेड डील है 15% की, इसको फ्रेंच इसके ऊपर साइन करेंगे। वैसे भी गुज़श्ता 72 घंटों में फ्रांस में और अमेरिका में गाज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, पैलेस्टीनियन 2 स्टेट सोल्यूशन के हवाले से, पैलेस्टीनियन स्टेट की रिकग्निशन के हवाले से फ्रेंच डिप्लोमेट्स, फ्रेंच प्रेसिडेंट, फ्रेंच मिनिस्टर्स और अमेरिकन जो हैं उनके दरमियान में खासी, और दूसरी तरफ इसराइल के दरमियान में खासी मुँह मारी और बयानबाजी जो है वो हो रही। बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है। इस तरह की बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने है, लेकिन मेरा फोकस जो है वो खालिस्तान पाकिस्तान के ऊपर है, जहाँ गुज़श्ता 24 घंटे के जो हालात और वाक़यात और उसके ऊपर जो रिएक्शन और रद्दअमल है पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, वहाँ के ज़राए इब्लाग़ की तरफ से, वहाँ की सियासत की तरफ से, लोगों की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, मीडिया की तरफ से, उसे देख के मुझे मायूसी भी है, मुझे एक बढ़ती हुई परेशानी है। मेरे जहन के अंदर, मेरे दिलो दिमाग में पाकिस्तान के हवाले से जो ख़दशात और जो खौफ हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और जो वाक़या मेरे सामने है वो वाक़या खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट औरकज़ई में, औरकज़ई जो है उसमें तीरा वैली जो है, वादी तीरा जो है, उसमें जहाँ अफ़वाज पाकिस्तान ने एक सूरत हाल में फंसने के बाद ब्रिगेड हेडक्वार्टर के बाहर उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में अब ये बात कन्फर्म्ड हो चुकी है। कल तक ये बात 24 घंटे पहले जब मैंने वीलॉग किया था तो ये सिर्फ लोगों के ट्वीट्स थे, जिसमें उस वक़्त फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली कासिम सूरी साहब ने उस वक़्त ये क्लेम किया था। उन्होंने ये खबर दी थी कि 7 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। बच्ची तो पहले ही जाँ बहक हो गई थी 5 बरस की, जिसके लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। पाकिस्तान वाली के उस वक़्त ट्वीट थे, डॉक्टर शहबाज गिल जो है इसके बारे में ख़बर दे रहे थे अपने पॉडकास्ट के ज़रिए। लेकिन अब पाकिस्तान के अंग्रेज़ी के अखबारात ने ये कन्फर्म कर दिया है कि जो फायरिंग की पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों ने इन यूनिफॉर्म लोगों के ऊपर डायरेक्ट फायरिंग की, उसके नतीजे में 7 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं बच्ची के अलावा, यानी 8 लोग जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं और 16 या 17 जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। अब इसमें जो रिएक्शन रद्द-ए-अमल है, पहले ये अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान के जो मौजूदा फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, शरीफ ख़ानदान के चश्मो चराग जनाब शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने ऑल टुगेदर इस वाक़े की एग्जिस्टेंस से ही उन्होंने इनकार कर दिया है। उनकी अखबारों में जो स्टेटमेंट छपी है उसमें शहबाज शरीफ साहब का कहना यह है
कि फितना अल खवारिज जो है उन्होंने रियासत के इदारों के ऊपर फायरिंग की है, यानी रियासत की इदारों के फ़ौज की फायरिंग करना और उसमें 7 लोगों का जाँ भाग होना और 16-17 का ज़ख्मी होना, इसके बारे में पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है मौजूदा, वो इतना गैर ज़िम्मेदार है, इतना इर्रेस्पॉन्सिबल है, इतना बेहिस है कि उसने इस वाक़े के हक़ाइक़ को मानने से सिरे से इनकार कर दिया। ताहम गैर मुसद्दिक़ा तौर पे सोशल मीडिया से और बाज़ जगहों से आपको वेबसाइट से ये पता चलता है कि पाकिस्तान आर्मी के जो ब्रिगेडियर हैं जिनका नाम कासिम बताया जाता है, उन्होंने एक जिरगे के साथ मुलाकात करके उनको ये रीएश्योर किया है कि जो मोटर का गोला लगने की क्या वजूहात थी, वो क्या सर्कमस्टांसेस थे जिनमें मोटर का फायर हुआ, जिसमें बच्ची जो है वो जाँ बहक हुई, छोटी मासूम, उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाएगी। अब जहन में रखना बहुत ज़रूरी है कि गुज़श्ता तकरीबन जो 3 बरस का टाइम पीरियड है, अप्रैल और जून 2022 के बाद, इन इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद, उसके बाद इस किस्म के जो वाक़यात हैं जहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो अनआर्म्ड सिविलियन नहते प्रोटेस्टर्स हैं जो एहतजाज कर रहे हैं किसी एक चीज़ के ऊपर, उनके ऊपर फायरिंग के दर्जनों वाक़यात हो चुके हैं। हर वाक़े के बाद कहीं किसी हुकूमती इदारे ने, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने या ISPR ने, फ़ौज ने, ब्रिगेड हेडक्वार्टर ने ये कहा कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीक की जाएगी, इसके बारे में एक रिपोर्ट आएगी, इसकी जांचकारी की जाएगी। लेकिन आज तक भी वो कह देने के बाद, और अखबारों में उसकी खबरें भी छप गई, उसके ट्वीट्स भी हो गए, लेकिन आज तक एक भी फॉर्मल, जिसको इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी कहते हैं, वो नहीं हुई और उसकी कोई रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई जिससे ये पता चल सके कि ये क्या हुआ, ये कैसे हुआ, इसमें कौन अफसरान ज़िम्मेदार थे और कभी किन्हीं फ़ौज के किसी अफसर या कोई जवान जो है उनको अकाउंटेबल, दे हैव नेवर बीन हेल्ड अकाउंटेबल। मैंने इसके बारे में चेक भी किया है, गूगल के ज़रिए भी चेक किया है। आजकल AI ऐप्स हमारे पास हैं, चैट GPT है, ग्रॉक है, उसकी मदद से मैंने इसको चेक किया है। कहीं पर हमेशा स्टेटमेंट तो आई है, लेकिन कहीं पर भी कोई ऐसी फॉर्मल इंक्वायरी के रिजल्ट्स या रिपोर्ट्स हमारे सामने नहीं आई जिसकी बेसिस पे हम कह सकें कि कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो हुई है। अब इससे आगे चलते हैं। एक चीज़ ज़रूर हुई है, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब अली अमीन गंडापुर जो हैं, उनके बिहाफ पे उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं बैरिस्टर सैफ, जानी पहचानी शख्सियत हैं, उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ इशू की है। उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ई और तीरा वैली, वादी तीरा की जो इंतज़ामिया है उससे मसलसल राब्ते में है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस वाक़े के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस है। ये किसी ने कुछ नहीं कहा कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है, मोटर का गोला कहाँ से आया, क्यों हुआ, बच्ची क्यों जाँ बहक हुई, ये लोग जो एहतजाज कर रहे थे कि पुरअमन थे, ये पीसफुल थे, इनके पास हथियार नहीं थे, इनके ऊपर फायरिंग क्यों हुई, कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है। ताहम उन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि हर जाँ बहक होने वाले को 1-1 करोड़ यानी 10 मिलियन रुपया, 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा कॉम्पनसेशन के तौर पे दिया जाएगा। और चूँकि इसमें 16-17 लोग ज़ख्मी हुए हैं, हर ज़ख्मी होने वाला जो घर है उसको तकरीबन 2.5 मिलियन यानी 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अब इसका अब थोड़ा सा एनालिसिस करें, इसका नतीजा क्या निकलता है। ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी इस किस्म के मुआवजे दिए गए हैं। इनफैक्ट गैर मुसद्दिक़ा तौर की इतलात तो ये भी हैं कि 26 नवंबर 2024 में इस्लामाबाद में जो कत्लेआम हुआ उसके बाद जो बहुत सी खामोशी हो गई, और जो कहते हैं कि 100 से ज़्यादा लोगों को गोली लगी थी, 15-16 जो ओपनली एडमिट किया गया, बहुत से और लोग इसलिए खामोश हो गए कि अली अमीन गंडापुर की और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ जो मुमताज़ जानी पहचाने सियासतदान हैं उनकी मरकज़ की तरफ से ये ड्यूटी लगाई गई थी कि जाँ बहक होने वाले जो हैं उनको आप 1-1 करोड़ रुपए की कॉम्पनसेशन देंगे, इसीलिए एक खामोशी हो गई। यहाँ पर भी यही होगा कि जो 7 मरने वाले हैं और जो ज़ख्मी हैं, ये और इनके घर वाले जो हैं वो अपना मुंह बंद कर लेंगे, वो चुप हो जाएंगे, गरीब लोग हैं। लेकिन इसका दूसरी साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो इज्तमाई शऊर है, जो कलेक्टिव नैरेटिव है वो बन रहा है और उसमें मसलसल एक जुल्म की दास्तान, एक ज़्यादती, एक नाइंसाफ़ी का एक कलेक्टिव ऐसा नैरेटिव बनता चला जा रहा है जो पाकिस्तान की रियासत के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, जो पाकिस्तान की रियासत को मसलसल डिस्टेबलाइज़ कर रहा है। और मेरी तरह का जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मेरे जहन में बार बार ये ख़दशा उठता है कि पाकिस्तान की रियासत का मुस्तकबिल
क्या है जिसमें दर्जनों सैकड़ों इस किस्म के वाक़यात जो है वो मसलसल हो रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, चूँकि मैं मेडिकल का एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ, मैंने मेडिसिन पढ़ रखी है, साइंस का मैं स्टूडेंट हूँ। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ साइंस के हवाले से, इकोनॉमिक्स के हवाले से, तारीख़ के हवाले से, और चूँकि मेरे देखने वालों में भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो फिजिशियंस की है, जो नॉर्थ अमेरिका में है, अमेरिका में है, कनाडा में है। मैं आपको ये बताऊँगा कि जब मैंने मेडिसिन पढ़ा था तो हमने उसमें एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक चैप्टर्स पढ़ते हैं, किताब भी मैंने तो पढ़ी थी पेन के हवाले से, और आप में से बहुत से लोग जो फिजिशियन हैं वो पेन मैनेजमेंट भी करते हैं। पेन ज़ाहिर है हम चाहते हैं कि हमें तकलीफ़ ना हो, हमें पेन ना हो, हमें जो एक दर्द है वो ना हो, लेकिन जो पेन है वो दर हकीकत एक लाइफ सेविंग मैकेनिज़्म है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो आपको बड़े नुकसानात से बचाता है। बिकॉज जब आपको तकलीफ़ होती है, पेन होती है, कोई चीज़ आपको चुभती है, गर्म लगती है, तो फिर आप उसका सदेबाप जो है वो करते हैं। जमहूरियत के हवाले से हिंदुस्तान के मशहूर जो नोबेल प्राइज़ लॉरिएट जनाब, अगर इफ़ आई करेक्टली प्रोनाउंस हिज नेम, अमर्त्य सेन जो हैं, ऑथर हैं, फ़िलासफ़र हैं, राइटर हैं, उन्होंने एक दफ़ा जमहूरियत के हवाले से कहा था कि जमहूरियत में जब लोग शोर मचाते हैं, उनको तकलीफ़ होती है, तो वो अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और उनकी आवाज़ जो है वो डिसीजन मेकर्स तक पहुंचती है। और डिसीजन मेकर्स हमेशा ज़ालिम नहीं होते हैं, ताकतवर होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकर्स जो हैं वो मजबूर होते हैं मामलात को हल करने के लिए, सदेबाप करने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए। और यही वजह है कि 1950 के बाद से चीन में 2-3 दफ़ा कहत आया और लाखों लोग मर गए, शायद मिलियंस लोग मर गए, लेकिन हिंदुस्तान जो डेमोक्रेटिक था, जहाँ चीन से ज़्यादा गुर्बत थी, जिसके रिसोर्सेज कम थे, तरक्की कम हुई, वहाँ एक भी दफ़ा इस किस्म का कोई कहत जो है, फेमिन जो है, वो हिंदुस्तान में नहीं आया। अब मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको एक और मेडिसिन से देता हूँ, लेप्रेसी, कोड़ी, आपने ये लफ्ज़ बहुत सुना है। इनफैक्ट बिब्लिकल जो स्टोरीज़ हैं जो कहते हैं कि हज़रत ईसा जो हैं वो कोढ़ के लोगों को, लेप्रेसी के लोगों को जब वो टच करते थे, उनको हाथ लगाते थे या उनके ऊपर, उनके करीब आते थे, तो वो कोढ़ को ठीक कर देते थे। लेकिन एक बड़ी खूबसूरत फ़िल्म है तारीख़ की, 1960-70 की एक फ़िल्म है बाय द नेम ऑफ बेन-हर, जिसमें दिखाते हैं, जिसमें बाकायदा दिखाया गया है, चार्ल्टन हेस्टन उसमें हीरो हैं, कि किस तरह से कोढ़ के जो कोड़ी होते हैं उनके पूरे जिस्म के ऊपर, उनके चेहरे के ऊपर, उनके हाथों पे, उनके पाँवों पे, उनके जितने पेरिफेरल पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर ज़ख्म बने होते हैं, और उनको देख के जो है खौफ आता है, उनके चेहरों को देख के डिसफिगरमेंट जो है वो हो जाती है। कभी आप में से किसी ने सोचा, जो लोग मेडिसिन में नहीं हैं, जो मेडिसिन में हैं वो तो वाकिफ़ होंगे कि कोड़ी इस तरह का क्यों हो जाता है। कोड़ी इसलिए इस तरह का हो जाता है कि जो उसका लेप्रेसी का जो बैक्टीरिया था वो इंसान के, एनिमल के पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं उन पे हमला आवर होता है, और जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनको वो उड़ा देता है, जिसकी वजह से जब आप दीवार को हाथ लगाते हैं, सड़क को हाथ लगाते हैं, टेबल को हाथ लगाते हैं, किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, या आपका पाँव जो है वो टकराता है दीवार के साथ, ज़मीन के साथ, तो उसकी चूँकि पेरिफेरल सेंसेशन, उसमें हसासियत नहीं होती, इसलिए छोटे छोटे ज़ख्म जो हैं वो कोड़ी के जिस्म पे हर वक्त होते रहते हैं, जिसके बाद कुछ हफ्तों, कुछ महीनों में जो कोड़ी है उसकी इस किस्म की शक्ल जो है वो हो जाती है, क्योंकि उसके पास पेन की सेंसेशन नहीं होती। माशरों का भी यही होता है, ह्यूमन सोसाइटी का भी यही हाल होता है, ह्यूमन स्टेट का भी यही हाल होता है। जिस स्टेट के अंदर, जैसे अमेरिका है, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड है, इसके अंदर एक हसासियत होती है, इसके अंदर पेन की सेंसिटिविटी होती है, लोग रिएक्ट करते हैं, हुकूमतें उसे सुनने के लिए मजबूर हो जाती हैं और चीज़ों का सदेबाब होता है। इसमें मीडिया का, मेरी तरह के लोगों का, आपकी ज़राए इब्लाग की तरह के लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मतीउल्लाह जान का, असद तूर का, हामिद मीर साहब का, टेलीविज़न चैनल्स का, अखबारों का, इसमें ये रोल होता है कि आपको जब तकलीफ़ पहुंचती है, आप जब इस किस्म के मनाज़र देखते हैं, आप जब नाहमवारी देखते हैं, तज़ाद देखते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन देखते हैं, तो आप उसके ऊपर शोर मचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है? पाकिस्तान में जो लेगेसी मीडिया है, जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उसको खामोश करा दिया गया है, अखबारात को डरा दिया गया है, और जब इस किस्म की ख़बरें, जैसे कि वादी तीरा में जो कुछ हुआ है, जब उसको लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तो ट्विटर के जो अकाउंट होल्डर्स हैं, ट्विटर हैंडल्स हैं, उनको कभी PTI नोटिस देता है, कभी उनके ख़िलाफ़ इंसदाद दहशतगर्दी के मुकदमे बना दिए जाते हैं, कभी साइबर क्राइम के उनके मुकदमे बनाए जाते हैं, यूट्यूब चैनल्स को नोटिस दिए जाते हैं, गूगल को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है, जिसके नतीजे में इस तकलीफ़, इस दुख और इस तज़ाद के ऊपर जो फ़ीडबैक मिलना है रियासत के डिसीजन मेकर्स को, वो फ़ीडबैक देने के चांसेस और जो उसके इम्कान हैं उसी को रिड्यूस कर दिया गया। अब चूँकि ये दौर है आर्टिफिशियल AI ड्रिवन ऐप्स का,
मैंने AI ड्रिवन ऐप्स जो हैं, जिसमें ChatGPT भी है, ग्रॉक भी है, उसकी मदद से मैंने थोड़ी सी एक रिसर्च की और उससे ये मुझे पता चलता है, वैसे भी गूगल से भी पता चल जाता है कि 2024 के आखिर में, दिसंबर या जनवरी 25 में या 2024 के दिसंबर में ISPR ने ये ऐलान किया अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस रिलीज़ उन्होंने इशू की, जिसमें उन्होंने कहा कि अब तक गुज़श्ता 2 बरस में फ़ौज ने 59,000 IBO इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं, जिसके नतीजे में उन्होंने दावा किया कि 925 या 975 दहशतगर्द जो हैं, जिनका नाम बदल के अब ख़वारिज कर दिया गया है, वो हलाक हुए हैं। 400 सोल्जर्स के मारे जाने की भी उन्होंने इतला दी। ये और बात है कि मार्च 2025 में जब DG ISI ने मुलाकात की चंद अमेरिकन फिजिशियंस के साथ, तो वहाँ पर DG ISI ने, उनमें ख़ुद मुझे लोगों ने बताया कि उन्होंने कहा कि हर महीने हमारे 200 के करीब अफसर और जवान जो हैं, उन्होंने कहा कि शहीद हो रहे हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। और हम बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दोनों को उन्होंने कहा, तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये फिगर उनका एक्यूरेट था तो 2000 से ज़्यादा इस वक्त लॉस ऑफ लाइफ है सिर्फ अफसर और जवान का। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिनको मिलिटेंट्स कहा जा रहा है, TTP कहा जा रहा है, खवारिज कहा जा रहा है, जो शहरी प्रोटेस्टर्स हैं, उनका लॉस ऑफ लाइफ जो है वो कितना ज़्यादा होगा। अब यही जो AI ऐप्स हैं, ग्रॉक से मैंने पूछा कि 9/11 के बाद पाकिस्तान टोटल कितने बड़े ऑपरेशन कर चुका है, तो ग्रॉक ने बताया कि 12 बड़े बड़े मेजर ऑपरेशन किए हैं। कुछ के नाम मैं आपके सामने रखता हूँ तो आपके जहन में वो तमाम मनाजर जो हैं और जो बयानात थे, जो कुछ कहा गया था इनके हवाले से, वो आपके सामने आ जाएगा। ऑपरेशन अल-मीज़ान जो है 2002 से 2006 तक तकरीबन 4-4.5 बरस चला। उसके बाद ऑपरेशन शेर दिल जो है 2008 से 2009 2 बरस चला। फिर राह रास्त जो है 2009 से 2010 2-2.5 बरस चला। फिर ऑपरेशन राह निजात 2009 से 2010 तक, फिर 2 बरस 2.5 बरस। फिर ऑपरेशन कोहे सफ़ेद जो है 2011-12 का ऑपरेशन। फिर ज़रबे अज़ब 2-3-2.5 साल चलता रहा, उसके बाद 2014 में 17 तक चला। फिर रुद्दुल फसाद जो है वो 2017 में उसका कहीं आगाज़ हुआ, वो अभी तक आज तक उसको फॉर्मली ख़त्म करने की कभी बात ही नहीं हुई। ओवरऑल अकॉर्डिंग टू ग्रॉक, पाकिस्तान की अपने जो पब्लिश एदाद शुमार हैं, 70,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस या डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन जो हैं वो किए गए हैं। और पाकिस्तानी, इससे पता क्या चलता है आपको? अच्छा, अब अगर आप हर ऑपरेशन में अगर सिर्फ एक शख्स मारा गया है हमारी साइड से या दुश्मन की साइड से, कुछ भी कहें उसको, तो फिर 70,000 जो है लॉस ऑफ लाइफ। अगर 2 लोग हर ऑपरेशन में मारे गए हैं तो 1,40,000 है। अगर 3 लोग हर ऑपरेशन में घायल हुए हैं तो 2,10,000, 2 लाख से ज़्यादा लोग। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन ऑपरेशंस के नतीजे में लॉस ऑफ लाइफ जो है वो कितना हुआ होगा। और लॉस ऑफ स्ट्रक्चर जो है, जो लोगों के घर हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं, उनके जैसे कैसे गरीबाना घर हैं, उसका कितना लॉस हुआ होगा, उनके जंगल का, उनकी प्रॉपर्टी का कितना लॉस हुआ होगा। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि पाकिस्तानी रियासत जो है उसके पास अपने जो मसाइल, हर रियासत के मसाइल होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी रियासत के पास जंगो जदल के अलावा अपने सियासी मसाइल के ऊपर काबू पाने का कोई तरीका, कोई मैकेनिज़्म, कोई सोच नहीं पाई जाती। वो जो एक 50-50 का खाका था कि एक पंजाबी फ़िल्म का डायरेक्टर ये कहता है कि फ़िल्म कामयाब बनानी है तो बस के अंदर लड़ाई, बस की छत के ऊपर लड़ाई, ट्रेन के अंदर लड़ाई, ट्रेन की छत पे लड़ाई, घर में लड़ाई, छत के ऊपर दुकान की लड़ाई, सड़क पे लड़ाई, अंदर लड़ाई, बाहर लड़ाई, मियाँ बीवी की लड़ाई, अगर ये सब कुछ आप उसके अंदर डाल दें तो ये कामयाब फ़िल्म होगी। पाकिस्तानी रियासत की और उसके जो डिसीजन मेकर्स और उसके रूलर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उनका सारा का सारा मतमा नज़र ये है कि आपने अंदर भी लड़ाई करनी है, बाहर भी लड़ाई करनी है, अफ़गानिस्तान में भी लड़ाई, कश्मीर में भी लड़ाई, हिंदुस्तान से भी लड़ाई, पंजाब में भी लड़ाई, खैबर पख्तूनख्वा में भी लड़ाई, बलूचिस्तान में भी लड़ाई, हर जगह लड़ाई 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 से ये रियासत चल रही। कितनी देर तक ये माशरा और ये रियासत जो है इन ज़ख्मों का की जो है ना, इनको इन ज़ख्मों का बर्दाश्त कर सकेगी? ये सवाल मेरे जहन में आता है। अच्छा, फिर एक सवाल ये भी आता है कि ये जंगें जो हैं ये किसके इंटरेस्ट में जो है वो लड़ी जा रही हैं, और मैं इसके हवाले से भी एक चंद कमेंट्स आपके सामने रखता हूँ। पहले ये चीज़ भी थोड़ी सी एब्जॉर्ब कर लें कि गुज़श्ता 24 घंटे में भी कंफर्म खबर ये आई है कि बेचारी जाफ़र एक्सप्रेस, जिसके ऊपर बार बार बलूचिस्तान के हवाले से हमले हो रहे हैं दहशतगर्दी के, कभी BLA, कभी BLF, कभी किसी और का, उस पिछले 24 घंटे में सखर के करीब जाफ़र एक्सप्रेस का जो ट्रेन की पटड़ी है उस पर एक बम का धमाका हुआ, जिससे उसका ट्रैक और उसका रेल ट्रैक जो है वो डैमेज हो गया। उसको फिर 5, 6, 7, 8 घंटे लगे ठीक करते हुए, और उस वाक़े में शायद एक शख्स जो है जहाँ भाग हुआ है कि शदीद ज़ख्मी हुआ है, और कुछ और लोग भी उनके ज़ख्मी होने की इत्तला है।
अखबारों से भी पता चलता है कि कुछ हफ्ते पहले भी जून में भी इसी किस्म का हमला हुआ था ट्रैक के ऊपर, फिर ट्रैक को रिपेयर करना पड़ा, ट्रेन डिसरप्ट हो गई थी। और 11 मार्च 2025 में तो आपको पता है कि ट्रेन पूरी हाईजैक हो गई थी माशाल्लाह। और जब ट्रेन हाईजैक हुई थी तो 400 लोगों को अगवा कर लिया गया था। आज तक ठीक तरह से नहीं पता, अखबारी जो ज़राए इत्तलात पाकिस्तान की पब्लिश हैं वो कहते हैं कि जब आर्मी ने ऑपरेशन किया उससे पहले 80 लोग जो हैं उन्हें छुड़ा लिया गया था या उन्होंने छोड़ दिया था। उसके अलावा कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। ISPR का बाद में दावा यह था कि 33 के 33 जो फितना अल खवारिज, जो भी फितना अल हिंदुस्तान के लोग थे, ये PLA के लोग थे, दहशतगर्द थे, उनको मार दिया गया था। लेकिन आज तक कॉन्फर्मेशन नहीं हो सकी कि वो जो 400 लोग टोटल थे उसमें से कितने लोगों को जो हाईजैक करके अगवा करके दहशतगर्द पहाड़ियों में ले गए थे, उनका बाद में हुआ क्या, उसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। इससे भी आप अंदाज़ा कर लें कि बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, खैबर पख्तूनख्वा की क्या सूरत हाल। अब ये जो वाक़यात सारे हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है इसके ऊपर प्रिंसिपल तौर पे रिएक्शन करने की। मैं ये समझता हूँ एज़ पर माई एनालिसिस कि प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बनती है पंजाब के लोगों की, पंजाब के इदारों की, पंजाब के ज़राए इब्लाग की, पंजाब के लॉयर्स, वकला तहरीकों की, ह्यूमन राइट एसोसिएशंस की, पाकिस्तान के अदीबों की, पंजाब के लिखने वालों की, वहाँ के एनालिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसलिए कि फ़ौज जो कुछ भी करती है पाकिस्तान में वो पंजाब के बिहाफ के ऊपर करती है। जैसे 1971 में जो कुछ किया गया फॉर्मर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, वो वेस्ट पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर किया गया। इस वक्त जो कुछ भी बलूचिस्तान में हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, ये पंजाब के लोगों के नाम पे हो रहा है। इसलिए आपका जो रिएक्शन, रद्द अमल और एक रिस्पॉन्स इस पर आना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और जो कुछ हुआ है तीरा वैली में और दर्जनों इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान ह्यूमन राइट कमीशन को, पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स को, पाकिस्तान की बार एसोसिएशंस को, पाकिस्तान की और जो वकला की तहरीकें हैं, स्टूडेंट्स की, फैकल्टी की तहरीकें हैं, ये सब की ज़िम्मेदारी बनती है। और बड़े जो अखबार हैं जैसे डॉन है, आपको चाहिए कि आप रिपोर्ट निकालें एक डिटेल्ड कि गुज़िश्ता 3 बरस में इस किस्म के कितने वाक़यात हो चुके हैं, क्या उनकी कोई तहकीक हुई, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, कोई अफसरान, कोई जवान को अकाउंटेबल बनाया गया, कोई रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज किए गए। बिकॉज़ अब तक का जो रिएक्शन है उसे देख के ऐसा लगता है कि अफवाज पाकिस्तान के जो ब्रिगेड्स हैं, जो यूनिट्स हैं, वो इतना ज़्यादा अंडर स्ट्रेस हैं कि जब कोई आपने रूल्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज नहीं किया, इसका मतलब है कि GHQ ये डरता है कि अगर हमने कोई डिसिप्लिन किसी को किया, किसी कर्नल साहब को, किसी मेजर साहब को, तो बाकी सारी फ़ौज जो है वो बेदिल हो जाएगी, बददिल हो जाएगी, डीमोरलाइज हो जाएगी और उसको जो रोबस्ट रिस्पॉन्स देना होगा वो नहीं दे सकेंगे। और जो मैंने इमेजेस देखे थे कल, जिसके ऊपर मैंने कल भी कमेंट किया, लेकिन इतना खुल के मैं कमेंट नहीं कर सका था बिकॉज कई इश्यूज़ में उस वीलॉग में लेकर चल रहा था। उसको देख के मुझे एज प्रोफेशनली ये लगता है कि ये जो जवान थे पाकिस्तानी फ़ौज के, ये पैनिक में थे, ये रिएक्शन में थे, ये घबराए हुए थे। इनको लगता था कि अगर हमने इस स्टेज के ऊपर फोर्स प्रोजेक्शन ना की, डिस्प्ले हमने ना किया, तो सूरत हाल मज़ीद हमारे कंट्रोल से निकल जाएगी और ये जो क्राउड है ये शायद हमारे ब्रिगेड हेडक्वार्टर के ऊपर हमला हो जाएगा। इसका मतलब है कि कोई प्रॉपर रूल्स ऑफ एंगेजमेंट के कैसे हमने इस सूरत हाल से निपटना है वो अभी तक GHQ जो है वो बना नहीं सका। मैं ये भी देखता हूँ अगर पंजाब के लोग जो हैं इस पर आवाज़ नहीं उठाएंगे, जो कुछ KP में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, तो फिर ये वो बेहिसी होगी जिसमें पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो दूसरे दर्जे की सबमर्ज नेशंस हैं, जिनको आप ज़बरदस्ती पाकिस्तानी कह रहे हैं और उनको पाकिस्तानी शायद समझ नहीं रहे, वो उनके अंदर जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है और सेंस ऑफ एलिनेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी, जिसके रियासत पाकिस्तान के लिए सूनर और लेटर बहुत ख़तरनाक नताइज उसके निकलेंगे। अभी तक आप में से ऐसे मासूम लोग हैं जो समझते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर ये ना कहता कि इधर तुम उधर हम, जो उसने कभी भी नहीं कहा था, ये सिर्फ एक हेडलाइन लगाई थी। एक एक्सप्रेस अखबार के होते थे शाहजी साहब, चीफ एडिटर, उन्होंने उस ज़माने में 1970 में हेडलाइन लगाई थी। लेकिन अगर वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वो स्टैंड ना लेता तो शायद फिर उसके बाद चीज़ें हंकी डोरी होती, वो मान लेता, शेख मुजीब को चीज़ें ठीक हो जाती। 1% लॉजिकल चांस उसका नहीं था चीज़ों को ठीक होने के, बिकॉज जो लावा पक चुका था पिछले 1953 के बाद से, थ्रू आउट 60s में जो लावा पकता रहा था उसने फटना ही था, तो वो लावा फटा था। अब भी लावा मसलसल पक रहा है और किसी स्टेज पे जाके इस लावे ने फटना है। ये वक्त है कि आप अभी से इसका सदेबाप करने की कोशिश करें। मैं देखता हूँ कि जमात इस्लामी के लीडर मुश्ताक साहब जो हैं वो बार बार, और भी बहुत से लोग जो हैं वो गाज़ा और फ़लस्तीन पे जाके मुजाहरे करते हैं पाकिस्तान में, जिसका
टके का फ़र्क नहीं पड़ सकता। आप में से बहुत से लोग मुझे कहते हैं गाज़ा पे बोले, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, बहुत ही खौफनाक किस्म की सूरत हाल है गुज़िश्ता 48 घंटों की, लेकिन मेरे और आपके उसके ऊपर प्रोटेस्ट करने से और जमात इस्लामी के पाकिस्तान में मुजाहरे करने से टके का फ़र्क नहीं पड़ सकता। फ़र्क अगर पड़ सकता है मेरे बोलने से, आपके शोर मचाने से और जमात इस्लामी के मुजाहरे करने से किसी और से, तो वो पाकिस्तान में पड़ सकता है, खैबर पख्तूनख्वा में पड़ सकता है, फाटा में पड़ सकता है, बलूचिस्तान में पड़ सकता है, जिस हवाले से आप सोच नहीं रहे। और सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है, सोल्यूशन क्या है। वो हिंदुस्तान में एक सोल्यूशन इसका है डायलॉग, सोल्यूशन इसका है अनइंटरप्टेड डायलॉग। हिंदुस्तान के एक मुफक्कर, एक दानिश्वर, सियासतदान मणिशंकर आयर, कांग्रेस के ज़माने में कॉमर्स मिनिस्टर रहे, कराची के अंदर कौंसल जनरल रहे, उनका एक बहुत मशहूर स्टेटमेंट है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान में, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में बल्कि कहा था, कराची शेरेटन के अंदर हमने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, मैं ख्याल 2012-13-14 में कहीं, तो उन्होंने इसमें कहा था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को चाहिए एक अनइंटरप्टेड, सस्टेन्ड, अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल डायलॉग एंड एंगेजमेंट। हिंदुस्तान पाकिस्तान को तो नहीं मिल सका, लेकिन कम से कम पाकिस्तान के अंदर हमें खैबर पख्तूनख्वा में, अर्सवाइल फाटा में, बलूचिस्तान के अंदर हमें एक अनब्रेकेबल, अनस्टॉपेबल एंगेजमेंट और डायलॉग का प्रोसेस चाहिए इन मसाइल का हल निकालने के लिए। अब आप में से बहुत से लोगों को याद होगा कि गुज़िश्ता कई बरसों में जब भी कोई सियासी जमात, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या PMLN हो या कोई और हो या जमात इस्लामी हो, जब भी उसने अगर ये कहा है कि हमें एक डायलॉग चाहिए, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी, सिविल तो नहीं है, बिल्कुल मार्शल सोसाइटी है ये, लेकिन ऐसी सिविल सोसाइटी NGOs हैं, कुछ वेस्टर्न फंडेड हैं, कुछ हमारे अपने फंडेड हैं, जो नारा मारते हैं, वो कहते हैं भाई ये जो TTP के लोग हैं इनके साथ तो डायलॉग हो नहीं सकता, बिकॉज ये पाकिस्तान के आइन के ऊपर बिलीव नहीं करते। उस वक्त तो शायद हमें ठीक तरह से इस बात को हम काउंटर ना कर सके, लेकिन गुज़िश्ता 3-4 बरस के वाक़यात को देख के मेरा ख्याल है आप में से अक्सर लोग मुझसे एग्री करेंगे कि ये मुनाफिक लोग हैं, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जर्नैल साहिबान, PMLN, PPP, बाकी सारी जमातें, ANP और पाकिस्तान के जज साहिबान और पाकिस्तान के बाकी सारे जो अमीर लोग हैं, इनमें से कौन पाकिस्तान के आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या रूल ऑफ लॉ के अंदर बिलीव करता है कि आप ये कह रहे हैं कि जनाब TTP की अगर हम कोई बात मान लेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की मुनाफी हो जाएगी। आप तो खुद ही नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अगर TTP के साथ आप कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लेंगे जिसमें कोई आइन की मुनाफी हो जाएगी, उससे अमन मिल जाएगा, तो ज़ाहिर है वो तो बड़ी वेलकम चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ मुनाफ़िकत का एक फ़ेक फ़ोनी आर्गूमेंट है। मैं इस वक्त अमेरिका के अंदर यहाँ न्यू मैक्सिको में बैठा हूँ, सारे रास्ते में तकरीबन 1600, 1700, 1800 बल्कि ज़्यादा 2000 मील का अब तक मैं सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ। जगह जगह मैंने देखा है कि जो अमेरिकन इंडियंस हैं, जिनको कभी रेड इंडियन कहते थे, उनकी रिजर्वेशंस भी एग्जिस्ट करती हैं, जिसके अंदर टोटली डिफरेंट कवानीन एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह मॉर्मन कम्युनिटी की अपनी इलाके हैं, वो भी उनके अपने लॉज एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके मतलब आप जब उनकी मैक्सिमलिस पोजीशन है तो उनके साथ डायलॉग करके किसी न किसी हल के ऊपर आप जो है वो पहुंच सकते हैं। हमेशा डायलॉग के ज़रिए हल जो है वो मुमकिन होता है। और लेकिन फिर दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह है कि जब वो PTM की तहरीक चली थी 2018 के अंदर, तो उन्होंने एक नारा मारा था कि ये जो वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। और वो ये कहते हैं कि TTP के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। दूसरी तरफ से बहुत से लोग हैं वो कहते हैं कि PTM के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट है। अब इसका अल्लाह बेहतर जानता है क्या हल है, लेकिन जब तक, और यही शायद वजह है कि कोई डायलॉग जो है वो हो नहीं पाता, क्योंकि मैंने कहा था कि पूरी रियासत का जो मुस्तकबिल है वो जंग के ऊपर रखा गया है। कि मुनहसर ये है कि जंग जारी रहेगी और हमारा जो सब कुछ प्रिविलेज है और हमारी अय्याशी भी इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, कराची में जारी रहेगी और हम जंग भी करते रहेंगे अगेंस्ट द सबज नेशन। ये वो चीज़ है जो मुझे परेशान करती है पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। अभी इतना ही, फिर आपसे बात होगी। थैंक यू।